हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है इवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं प्री बोर्ड और जो आपका जो यूपी बोर्ड है उसके लिए मैंने क्या काम किया है। एक मैंने बहुत अच्छा टेस्ट बनाया है। तो इसमें आप लोगों को क्या काम करना है, एग्जाम से पहले इन टेस्ट जो मैं टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ के जाना है। और प्लस इसमें जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस की हिंट में आप लोगों को दे दूंगा। अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स में से याद कर सकते हैं। नोट्स ना होकर अगर आपके पास कोई मॉडल है तो मॉडल में से आप आराम से याद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, आज का जो टेस्ट रहेगा हम लोगों का वो रहेगा मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, जो आपका यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है 27 फरवरी को। तो आपको बता दें 27 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसमें इस टेस्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए मानव जन जन स्वास्थ्य के लिए वीडियो लेकर आया हूं, इसी तरीके से कुछ और भी आप लोगों के लिए हर चैप्टर से रिलेटेड हर यूनिट वाइज आप लोगों को आने वाले टाइम में जो टेस्ट है वो मैं प्रोवाइड आप लोगों को कराऊंगा, जिससे एग्जाम से पहले आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है। प्लस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन मतलब के बारे में जितनी भी जानकारी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्लस आप लोगों को कम समय में कैसे समझनी है, कैसे याद करनी है, कैसे आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और उसके साथ साथ में अगर आप लोगों ने पहली बार वीडियो पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल है उसे भी आप दबा दीजिए, जिससे कि सबसे पहले हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और हम जो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल हो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको बता दें आज का जो क्वेश्चंस है, आपको बता दें ये टेस्ट जो आप लोगों को खुद घर पर बैठकर जो देना है, ये 45 नंबर का ये टेस्ट है आपका और 2 घंटे में आप लोगों को घर पर बैठकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, पहले क्वेश्चंस आप समझ लीजिए, उसके बाद में आप कोशिश करना कि इन्हें खुद से एक बार फिर से ट्राई करना, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि हाँ हमारी कितनी तैयारी इस चैप्टर से रिलेटेड है और कितनी चीज़ें अभी हमको आती हैं, कितनी चीज़ें अभी हमको नहीं आती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा लिए हैं, कम से कम लगातार आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे वेरी शॉर्ट, जिसमें सबसे पहले नंबर का है कि मानव उत्पत्ति वाला है। प्रश्न को अच्छे से समझना है, उसके बाद में हम उसको क्या काम करेंगे, उसका आंसर देंगे। मानव का मतलब हम मानव है, मानव में उत्पत्ति कैसे होती है, अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन। तो आप लोगों को पता होगा कि हम में लैंगिक जनन द्वारा होती है, क्योंकि नर और मादा हम लोगों में जब आपस में मिलती हैं उसके बाद ही नए शिशु का विकास होता है, तो इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें आप लोगों को टिक मारना है बी पर, ठीक है ना। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है युग्मनज होता है, युग्मनज को हम बोलते हैं जायगोट। तो जायगोट कब बनता है, जब हमारे पास शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है ना, शुक्राणु नर में होते हैं तो इसलिए नर युग्मक बोलते हैं, अंडाणु मादा में होते हैं इसलिए इसको मादा युग्मक बोलते हैं। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, मतलब इन दोनों को जब मिलाते हैं, संलयन कराते हैं तो कहलाता है हमारा निषेचन। और निषेचन के बाद जो बनने वाली संरचना होती है उसको हम जायगोट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जायगोट। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी शायद कि जायगोट जो है वो द्विगुणित संरचना है। क्यों, क्योंकि 23 शुक्राणु में, 23 अंडाणु में और हमारा जायगोट में 46 हो जाएंगे। क्लियर, तो द्विगुणित हो जाएगा। तीसरे नंबर का है नर एवं मादा युग्मक होते हैं। तो जैसा कि शायद आप लोगों को पता होगा कि चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, किसी भी शब्द के पीछे अगर युग्मक लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि वो युग्मक अगुणित होता है। अगुणित के लिए हम स्मॉल एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। चलिए, अगर आपसे पौधे में पूछ लिया है ना, पौधे में जैसे मादा युग्मकोद्भिद कैसा है या फिर परागकण कैसा है ना, तो अंडकोश का कैसी है, ठीक है, तो वो जो भ्रूणकोश कैसा है, तो ये भी हमारे जो होते हैं ये अगुणित होते हैं। और भ्रूणपोष जो होता है वो ध्यान रखना वो त्रिगुणित होता है। और 2022 में भ्रूणपोष से संबंधित क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न है मानव है। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से सुनते रहना। मानव है, तो देखो मानव कैसा है, अंडप्रजग या सजीव प्रजग। मतलब मानव में जब बच्चा जन्म लेता है तो मतलब कि महिला जब बच्चे को जन्म देती है, तो आपको पता है मैंने क्या बोला, बच्चे को जन्म देती है ना कि अंडा देती है। तो महिला बच्चे को जन्म देती है तो इसको हम बोलते हैं विविपोरस बोलते हैं, या सजीव प्रजग प्राणी, या शिशु को जन्म देने वाले, ठीक है ना, अंडे नहीं देती महिला। आगे बात करते हैं हम, नर और मादा युग्मक मिलना कहलाता है। जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उसी क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, जो फेलोपियन नलिका के एम्पुला वाले भाग में महिला में होती है। क्लियर हो गया शायद आपको। आगे
भ्रूण 7वें नंबर का है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं। हमारे पास भ्रूण है, हमारे पास एक तो भ्रूण है और गर्भाशय है, इन दोनों को जो आपस में जोड़ेगा वो कौन जोड़ता है? तो आपको जैसा पता होगा कि अगर झिल्ली पूछे तो बताएंगे कोरियन झिल्ली, अगर बाई चांस वो उतक पूछे तो बताएंगे अपरा जोड़ता है, अपरा को ही हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के माध्यम से ही हमारा जो भ्रूण होता है उसको ऑक्सीजन पहुंचती है, उसको भोजन पहुंचता है, न्यूट्रिशन पहुंचता है, उसके अंदर प्रतिरक्षी पहुंचते हैं, और जो भ्रूण के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो या नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में हो, वो अपरा के माध्यम से माता के ब्लड में डाल दिए जाते हैं और माता अपने ब्लड से बॉडी से बाहर उसे रिलीज कर देती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का, अंडो उत्सर्जन किस हार्मोन से प्रेरित होता है? इसका सेंस क्या है कि देखो जो महिला होती है, महिला के अंडाशय से अंड उत्सर्जित होता है। एमसी चक्र जो होता है, एमसी चक्र होता है 28 डे का, ठीक है, 28 दिन का होता है, जिसमें 14वें दिन ये बाहर रिलीज होगा। अब एक चीज और सुन लीजिए, जब अंडाणु रिलीज होता है तो वो होता है द्वितीयक oocyte की फॉर्म में, और द्वितीयक oocyte में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 23। ये पेपर में सारी बातें जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो सब बातें आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। उसके साथ में जब ऐसे अंडाशय से अंडाणु रिलीज होगा तो उस अंडाणु को रिलीज करने के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है, जिसे हम बोलते हैं LH हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलेंगे हम? LH हार्मोन। इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं पीतपिंड या कार्पस ल्यूटियम के कार्य बताइए। देखो आपको बता दें, अंडाशय के अंदर एक पीतपिंड बनता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है, और वो कार्पस ल्यूटियम का काम होता है कि जो निषेचित अंडाणु होता है उस निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में स्थापित करने में ये हेल्प करता है, जिससे कि जो गर्भाशय की आंतरिक लेयर जो होती है वो आसानी से सही सलामत बनी रहती है, और उसके साथ साथ में जो बच्चा है उसका विकास भी अच्छे से तरीके से आगे इन फ्यूचर में हो पाता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये कार्पस ल्यूटियम जो होती है, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो गर्भाशय की आंतरिक स्तर को सही सलामत बनाए रखने का काम करती है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है तो गर्भाशय की आंतरिक लेयर जो होती है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाती। ठीक है ना, जिसके कारण बच्चे का विकास भी ठीक से नहीं हो पाता। आगे बात करते हैं 10वें प्रश्न, स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। देखो हर साल पेपर में स्त्री जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र या शुक्राणु या ग्राफिन पुटिका या अंडाणु, है ना, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को क्या काम करना है, डेली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ अब आप लोग लगातार देखो, एक बार में क्वेश्चंस ना समझ में आता है ना आपका एक बार में डायग्राम बनता है। आपको एक ही प्रश्न को या फिर एक ही डायग्राम को कई बार प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम 3 बार आप देखकर बनाइए, 2 बार बिना देखकर बनाइए। अगर आप इतना कर पाते हैं तो 101% अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो उस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। अगर आप सोचेंगे एक बार आपने मॉडल लिया, उसमें से देखकर बस एक बार बना लिया और आपको सोच रहे हो तुम पर बनाना आ गया, तो अभी आप गलत हैं। अभी आपको बनाना नहीं आया है, अभी आपको प्रैक्टिस करने की और भी जरूरत है। ठीक है ना। आइए आगे है, गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा पदार्थ होता है? तो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, जैसे माला डी नाम सुना होगा आप लोगों ने, माला एन नाम सुना होगा, या फिर अनवांटेड 72 इस टाइप की गोलियां आती हैं, सहेली गोलियां आती हैं। तो शायद मतलब कि ज़्यादातर केस में जो देखा जाता है कि गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका मिश्रण होता है। ये मिश्रण के से क्या फ़ायदा होता है कि जैसे मान लो किसी लेडीज़ ने ये गोलियां खा ली तो क्या होता है, अंडाशय से अंड रिलीज नहीं होता। जब अंड रिलीज नहीं होगा तो वो लैंगिक संबंध बनाएगी भी तो शुक्राणु को अंडाणु नहीं मिल पाता, जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, और ना ही लेडीज जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है। इसका इस तरीके से वर्क रहता है। अगला है, शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बता दें बहुत आसान है, चाहे आप सांप नुमा संरचना बना सकते हैं या फिर चम्मच नुमा जो संरचना होती है उस टाइप की आप संरचना बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से बना पाएंगे। ऊपर का भाग, शीर्ष भाग, बीच का भाग, मतलब मध्य भाग, पीछे का भाग, पुच्छ भाग। पेपर में यहाँ तक पूछ लिया जाता है कि स्पर्म टेल का क्या काम है। स्पर्म का मतलब शुक्राणु, टेल का मतलब पूंछ, कि शुक्राणु की पूंछ का क्या काम है, तो आप बताएंगे ये तरल माध्यम में गति करने का काम करती है। उसके साथ साथ में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया उसके मध्य भाग में पाया जाता है, और शीर्ष भाग में जो डीएनए वगैरह जो होता है ना वो मिल जाता है। तो इस तरीके के आप जवाब और भी जान पाएंगे। ठीक है।
अगला है शुक्रिय प्रदप के प्रमुख संगठक क्या हैं। शुक्रिय प्रदप के प्रमुख संगठक का मतलब ध्यान से समझिएगा, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो पुरुष जनतंत्र ग्रंथियां जो होती हैं, जैसे शुक्राशय ग्रंथि हो गई, जैसे मान लीजिए प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, या फिर मान लीजिए बल्बो यूथर ग्रंथि हो गई, इन ग्रंथियों से कुछ तरल पदार्थ स्रावित होता है। और ये तरल पदार्थ जो होता है जब स्रावित होगा तो शुक्राणु जो होंगे वो इसमें क्या होंगे, वो इसमें गति कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को बता दें इसके अंदर जब आपको शायद आप लोगों को पता होगा कि जब लैंगिक संबंध बनाते हैं तो जो तरल पदार्थ व्हाइट कलर का निकलता है उसी व्हाइट कलर को हम बोलते हैं शुक्रिय प्रदप। और उस शुक्रिय प्रदप के अंदर जब शुक्राणु आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है वीर्य। और उस शुक्रिय प्रदप में कैल्शियम की मात्रा, एंजाइम की मात्रा, फ्रक्टोज शर्करा की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। क्लियर है। अगला है प्रसव क्या है। प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन से हार्मोन शामिल हैं। तो देखो जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो गर्भकाल होता है वो होता है 9 महीने का। तो 9 महीना गर्भकाल पूरा होने के बाद में कोई महिला जब एक सुरक्षित शिशु को जन्म देती है, मतलब कि माँ के गर्भ से जब बच्चा निकलता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रसव, ठीक है। उसी को हम डिलीवरी वगैरह बोल देते हैं। इसके लिए मतलब कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन है ना, और रिलैक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को 15 कराए हैं, इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आपको बता दें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, मैं हिंट बताता आप लोगों को चलूंगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। आपको क्या काम करना है, मेरी वीडियो के बाद आप लोग क्या काम करेंगे, मानव जन स्वास्थ्य की बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी, मैं आई कार्ड में लगा दूंगा। आई कार्ड में जो वीडियो लगाता हूँ वो इंपॉर्टेंट होती है, उन्हें भी देख लिया करो। तो उसमें लगा दूंगा, उससे आपके बहुत सारे जो डाउट हैं बहुत क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को और मिल जाएगी। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ रखा तो उस चैप्टर को पढ़ के जाइए, आपको वो बता दें कि उस चैप्टर में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं, अब हम चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के ऊपर। ये हमारे 2-2 नंबर के रहेंगे और उसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा, बाकी का दिमाग आप लोगों को लगाना है और मॉडल में से एक्सप्लेन और अच्छे तरीके से करना है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंड मोचित होते हैं। तो एक माह में जो महिला होती है, एक माह में सिर्फ एक अंडाणु को उत्सर्जित करती है। तो यहां तक हमारा आंसर ये हो जाएगा। फिर इससे है, यदि माता ने समरूपी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंड मोचित हुए होंगे। कि अगर कोई महिला समरूपी जुड़वा बच्चों को जन्म देती है ना तो उसके शरीर से एक ही अंड निकला होगा, लेकिन निषेचन के बाद वो जो अंड है, जो जायगोट है, वो 2 कोरक खंडों में अलग अलग टूट जाता है, दो कोरक खंडों में विभक्त हो जाता है और वहीं से 2 बच्चों का जन्म हो जाता है। और कभी कभी ये बच्चे जो होते हैं वो चिपके हुए भी मिलते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें, इनकी एक विशेषता होती है, या तो ये दोनों लड़के होंगे या ये दोनों लड़कियां होंगी, ये आप ध्यान रखना। इसी में फिर क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे 2 अंड यमज थे। यमज का मतलब ट्विंस, मतलब उसने कहा है जुड़वा बच्चे 2 अंड यमज थे। इसका मतलब कि अब क्या होगा, 2 बच्चे मतलब 2 अंड निकले हैं तो इसका मतलब 2 बच्चे पैदा होंगे। लेकिन अब इसमें सेपरेट हो सकता है, एक लड़का एक लड़की, एक दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, मतलब पॉसिबिलिटी ये वाली बन सकती है। मतलब इस तीसरी वाली कंडीशन में 2 अंड रिलीज होंगे और पहली वाली 2 कंडीशन में एक ही रिलीज होगा। आई थिंक आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत से बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, शुक्राणु जनन प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन के नाम बताइए। तो शायद आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब वृषण है ना, वृषण में शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। तो शुक्रजन नलिकाओं में जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। या फिर सिंपल भाषा में बोलो कि वृषण में जब नर युग्मकों का निर्माण होता है तो उसको शुक्राणु जनन कहा जाता है, क्योंकि नर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। तो इस शुक्राणु को बनाने के लिए कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, वो हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा हार्मोन होगा, पहला कौन सा हार्मोन होगा, पहला होगा हमारा एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा है, एंड्रोजन हार्मोन। ये क्या काम है, शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है। गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ये भी हेल्प करता है। एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, ये हेल्प करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम एफएसएच बोलते हैं, ये भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप इन हार्मोन को याद कर सकते हैं। ये हार्मोन हमारे ऐसे हैं जो शुक्राणु जनन को प्रेरित करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृषण तथा अंडाशय के दो कार्य लिखिए। तो देखो हमारे शरीर के अंदर जो नर होते हैं, नर के शरीर के अंदर वृषण पाए जाते हैं। क्या काम करता है वृषण, तो वृषण जो है, वृषण मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते रहना। वृषण जो होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं, क्योंकि इन्हें शुक्राणु को बनाने के लिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे थोड़े कम
टेम्परेचर की इसको ज़रूरत होती है। ठीक है, हमने कहा काम क्या है इस वृषण का, तो आप कहेंगे इसका काम है, वृषण में शुक्राणु बनते हैं तो शुक्राणु का निर्माण करना वृषण का काम है। शुक्राणु के अंदर सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को शुक्रजन नलिकाओं को पोषण देने का काम करती हैं। और इस वृषण के अंदर ही लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिस लीडिंग कोशिका से एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है जो शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं शुक्राणु का काम। अब बात करते हैं अंडाणु का, तो अंडाणु मिलता है, सॉरी अंडाणु नहीं, अंडा से मिलता है महिलाओं के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि अंडाशय जो है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अंडाशय के अंदर ग्राफीन पट्टिकाएं होती हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं। ठीक है, उसके एस्ट्रोजन को स्त्री हार्मोन बोलते हैं, ध्यान रखना। एक और है कि अंडाशय में जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है निषेचन अंडाणु को गर्भाशय में स्थापित करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप शुक्राणु और वृषण और अंडाशय के काम को आसानी से बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं। देखो, महिलाएं जो होती हैं, महिलाओं के अंदर जो अंडाणु निर्माण की जो प्रोसेस होती है वो पूरी 28 दिन की होती है। तो ये पूरा एक क्रम चलता रहता है हर महीने। तो गर्भाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर कुछ हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते रहते हैं, कुछ मतलब इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। वैसे मैं डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो 28 दिन का पूरा एक चक्र रहता है और जिसमें 14वें दिन क्या होता है, अंडाणु रिलीज होते हैं। तो आपको बता दें बस वही है कि जब हमारे पास जो अंडाणु जो होता है ना, तो अंडाणु को क्या नहीं मिल पाता, अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिल पाता, तो जो गर्भाशय की आंतरिक लेयर जो होती है वो बेकार हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय होने के बाद में योनि मार्ग से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, उसी को हम एमसी वगैरह बोल देते हैं। और उसके साथ साथ में कौन कौन से हार्मोन नियमन करते हैं, तो आप बता सकते हैं LH हार्मोन है, FSH हार्मोन है। ठीक है, ये कुछ हार्मोन है जो इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। और उसके साथ साथ में 3 से लेकर ज़्यादातर 5 दिन तक ये रहती है। इसमें 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट हैं, वो ये हैं कि जब किसी लड़की में पहली बार MC आती है तो उसे कहा जाता है रजो दर्शन। और जब कोई महिला 50 से 45 से 50 साल की हो जाती है तो उसमें MC चक्र बंद हो जाता है, तो उसे हम कहा जाता है रजो निवृत्ति। उस कंडीशन को हम रजो निवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला है हमारे समाज में, 5वें नंबर का है, हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें साफ साफ कह रहा है कि जैसे मान लो लड़का है लड़की है, दोनों की शादी हुई, दोनों की शादी होने के बाद में लड़की ने एक मतलब बहू ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो लड़की थी। तो घर वाले बोलते हैं कि इसमें दोष किसका है, लड़की का दोष है कि तुमको लड़की नहीं लड़का चाहिए। क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गांव वगैरह हैं जहां पर लड़कों को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है लड़कियों की तुलना में। तो आपको बता दें, क्या ये कथन सही है कि कि महिला ने लड़की को जन्म दिया तो इसमें दोष महिला का है क्या? उस चीज़ को हम जानते हैं। तो कैसे जानते हैं वो समझना। अगर मान लो पुरुष है तो पुरुष में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, 22+X और 22+Y। 2 प्रकार के शुक्राणु हो गए 50-50%। अगर कोई महिला है तो उसमें अंडाणु जो बनते हैं अंडाशय से, तो वो 2 टाइप्स के, मतलब सेम टाइप्स के होते हैं, 22+X 22+X इस टाइप के होते हैं। जब पुरुष का X शुक्राणु महिला के X अंडाणु के साथ निषेचन करता है तो उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो लड़की होगी। सीधी सी बात है। जब लड़के का Y शुक्राणु और महिला के X अंडाणु के साथ निषेचन करता है तो उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है वो क्या होती है, लड़का होती है। तो इसका मतलब लिंग का निर्धारण जो है वो पिता के गुणसूत्र करते हैं, ना कि माता के गुणसूत्र। इसलिए महिलाओं को दोष देना सरासर गलत है, क्योंकि लिंग का निर्धारण कौन डिसाइड करता है, X जाएगा तो लड़की, Y वाला जाएगा तो लड़का। तो इसका मतलब हमारे पुरुष के जो शुक्राणु हैं वो डिसाइड करते हैं। तो महिलाओं को दोष देना ये बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है ना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यौवन आरंभ क्या है, लड़कियों और लड़कों में होने वाले परिवर्तन लिखो। अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लो आप ये बोल सकते हो कि जब लड़कों के अंदर शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाएं तो आप कहेंगे उनमें यौवनारंभ स्टार्ट हो गया है, या लड़कियों में MC चक्र आना स्टार्ट हो जाए तो तुम लड़कियों से कहोगे कि उनमें यौवनारंभ स्टार्ट हो चुका है। बात समझ। और इसमें डिटेल में आप जाओगे तो मॉडल में पूरा डिटेल मिल जाएगा कि लड़के जो होते हैं, लड़के में दाढ़ी मूछ वगैरह आ जाती है, मांसपेशियां विकास कर जाती हैं, आवाज़ जो होती है वो भारी हो जाती है, नर जनतंत्र या छाती पर या बगल में बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और भी कुछ हार्मोन परिवर्तन होते रहते हैं। जनन अंग जो होते हैं वो पूरी तरीके से क्रियाशील हो जाते हैं, वृषण से शुक्राणु का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो किस तरीके से आप परिवर्तन ला सकते हैं। लड़कियों में कुछ ऐसा ही होता है कि लड़कियों में MC चक्र स्टार्ट हो जाती है, अंडाशय से अंड रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, आवाज़ पतली होना स्टार्ट हो जाती है, शरीर की जो त्वचा है वो कोमल होना स्टार्ट हो जाती है, जनन अंगों के आसपास बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्तनों का विकास या कूल्हे पर वसा का विकास आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप चेंजेस बता सकते हैं। ठीक है ना।
अगला है प्रत्यक्ष व एवं परोक्ष भ्रूणीय विकास क्या है, इनके उदाहरण दीजिए। तो हम अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको बोला डायरेक्ट बोला कि जैसे मान लो कोई हमारे पास मुर्गी का बच्चा है तो मुर्गी का बच्चा का मतलब मुर्गी ने अंडा दिया तो उससे जो बच्चा निकलेगा वो सेम टू सेम कैसा लगेगा, मुर्गी की तरह ही लगेगा, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट परिवर्तन, ठीक है, डायरेक्ट भ्रूणीय विकास बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मेढक की बात करूं तो मेढक के अंडे से जो लार्वा बनता है, उस लार्वे को तुम शुरुआत में देखोगे ना तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये मछली है, ये मछली ऐसा लगता है, और उसमें एक मतलब कि मध्य की अवस्था आती है जिसे कायंत्र अवस्था वगैरह कह देते हैं, तो उसके बाद में लास्ट में जाकर वो मतलब मेढक जैसा बनता है, लेकिन शुरुआत में वो मेढक जैसा नहीं होता। तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है ना। आगे है, क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों? तो आप कहेंगे हाँ, विद्यालय में यौन शिक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब यौन शिक्षा के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी तो हमारे शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, चाहे एमसी चक्र से रिलेटेड बातें हों या फिर एबॉर्शन से संबंधित बातें हों या गर्भनिरोधक के बारे में बातें हों या यौन संचालित रोगों से संबंधित बातें हों, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो आप लोगों को बता दें। मानव जन स्वास्थ्य के बारे में पूरे डिटेल में मैं तुम्हें इतनी देर से बातें बता रहा हूँ, तो मतलब ये सभी जानकारी हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए और उसको अपने शरीर के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। और ऐसी जानकारी देखो हर कोई वैसे नहीं बताते हैं, जैसे मान लो बहुत से टीचर्स नहीं पढ़ाते, घर वालों से हम डायरेक्ट खुल के बात नहीं कर पाते, तो हमारे यहाँ पर क्या है, अंधकार बहुत ज़्यादा है, इसलिए रूढ़िवादी या फिर हम बोलें पुरानी परंपराओं या अंधविश्वास पर हमारा ज़्यादा विश्वास रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे इस टॉपिक के ऊपर, सेक्स एजुकेशन के ऊपर या जनन स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, जबकि बात करनी चाहिए, ठीक है। जब आप इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे तो हमारी जो सोच है वो थोड़ी बड़ी होगी, हमारी जो विचारधारा है वो खुली विचारधारा आएंगी, समाज हमारा आगे बढ़ सकेगा, इस तरह से हो पाएगा। नहीं तो फिर आपको पता ही है हमारे देश की हालत क्या है। अगला है, अपरा क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या है। अपरा क्या है, जो हमारा भ्रूण है, भ्रूण गर्भाशय से जिस ऊतक द्वारा जुड़ा रहता है वही हमारा अपरा होता है। अपरा के माध्यम से ही ऑक्सीजन, पोषण, एंटीबॉडीज़ और जो भ्रूण है उसके अंदर जो मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकलना, वो सब अपरा के द्वारा ही होता है, ठीक है। शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन की परिभाषा लिखिए। तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है, आप आराम से बता सकते हैं। अंडाणु, अब इसमें और क्या बोल सकते, अंडाणु हो तो अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंडाणु जनन कहा जाता है, बस बात खत्म। अब वीर्य सेचन की परिभाषा दीजिए। वीर्य सेचन का मतलब कि जब पुरुष लैंगिक संबंध बनाता है तो पुरुष का जो वीर है जब मादा की योनि के अंदर प्रवेश करता है तो उसी को वीर्य सेचन वगैरह बोल देते हैं, ठीक है। अगला है, पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथिकाओं के प्रमुख कार्य लिखिए। ये आपको मॉडल में मिल जाएंगे, आसानी से आप बता सकते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसमें देखो 4 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें से 2 करने हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि पेपर से पहले आप चारों को करके जाओ, पता ना कौन सा आपके पेपर फंस जाए। अभी के आधार पर देखो तो मैं चारों बताऊँ चाहिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो आप वहाँ कर सकते हो, लेकिन अभी आपको चारों के चारों करने हैं। चारों से चारों क्या है, जैसे मान लो तुम्हें जनसंख्या विस्फोट के कारण तो पढ़ लिए, लेकिन मान लो तुम्हें जनसंख्या वृद्धि वाला नहीं किया, मान लो वो वाला पेपर में आ गया, तो अभी तो तुम्हें सब कुछ पढ़ के जाना है, अभी तुम्हें किसी भी चीज में ढील नहीं देनी। तो पहला क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है, मतलब हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ रही है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में डिटेल में बात करनी है आपको। ऐसा नहीं कि 4-5 पॉइंट लिख दिए बस हो गया काम, नहीं, डिटेल में कम से कम देखो 5 नंबर का है तो 5 नंबर में 1.5 से लेकर 2 पेज तो आप लोगों को भरने ही भरने हैं, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। इसी में अथवा करके जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, जनसंख्या को हम कैसे रोक सकते हैं, डिटेल में बात बतानी है। दूसरे नंबर का है, वंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियों के नाम बताइए, जैसे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ZIFT जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, GIFT गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या फिर एक और इसी में आती है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये सभी जितनी भी तकनीकियाँ हैं इन सभी टेक्नोलॉजी को आपको डिटेल में बताना होगा, और यही तकनीकें वो हैं जो निसंतान दंपत्ति होते हैं उनको संतान प्राप्ति के लिए इन सभी तकनीकों का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला है, शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखो शुक्राणु जनन क्या है डिटेल में मैंने क्लास में पढ़ाया है, और नहीं तो जो मुझसे नहीं पढ़े हुए वो आप मॉडल में से याद कर सकते हैं। शुक्राणु जनन या फिर अथवा करके इसमें दे रखा है अंडाणु जनन क्या है, उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो या तो शुक्राणु जनन आ सकता है या अंडाणु जनन आ सकता है, इनमें से कोई सा भी आप लोगों को करना है। तो इन्होंने क्या काम किया, टेस्ट को सॉल्व किया, और आप लोगों को बता दें ये टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या काम करना है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। देखो जैसे मान लो कोई बहुत गरीब बच्चा है, किसी को नहीं पता कि कैसे पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि भाई तू मार्केट से 60-70 रुपए का मॉडल लिया, और मॉडल लाने के बाद मैंने बता दिया मॉडल में से क्या याद करना है और कैसे याद करना है, वो आप कर सकते हो। बाई चांस मान लीजिए किसी को
ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे पढ़ाई करनी है नहीं पता तो वो हमने बता रखा है। यूपी बोर्ड में कॉपी कैसे भरनी है तुझे नहीं पता तो वो हमने आप लोगों को बता रखा है। यूपी बोर्ड में 90 नंबर कैसे लाने, अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो आप 90 नंबर लाना चाह रहे हो तो वो हमने दे रखा है। कोई भी मतलब स्टूडेंट ऐसा है जिसको मतलब कि बायोलॉजी समझने में दिक्कत आ रही है तो मैंने उनके लिए बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, उनको आप करके जाइए। मतलब मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट सभी चीजों का सॉल्यूशन डाल रखा है। बस कुछ भी काम नहीं करना, अच्छे से देखना है, समझना है, चीजों को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब बस देख लिया, मतलब कि टाइम पास वाले काम नहीं करना। लास्ट का समय, लास्ट के समय जी जान लगा देनी है आप लोगों को, अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से टेस्ट देनी है, अच्छे तरीके से आप लोगों की स्टडी होनी है। उसके बाद में आप देखेंगे आप अपना 100% दोगे तो आपका रिजल्ट जो होगा वो भी बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि आप लोगों को बता दें हम क्या काम से अपनी तरफ से कर्म कर सकते हैं, रिजल्ट आना और ना आना बात की बात है, लेकिन आपको बता दें जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक रिजल्ट भी अच्छा नहीं आने वाला। तो इसलिए जो आप लोगों का एग्जाम है अभी पहले से टारगेट बना लो, अब की बार 90 पार। और इसमें आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ जरूर खड़ा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है ना।